अंदर कमरे में तैयार हो रही थी और बिहान उसका बाहर इंतजार कर रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने नीलिमा को आवाज लगाई, अरे मैडम, और कितने देर लगेगी? पार्टी खत्म हो जाएगी तब जाओगी क्या? हाँ हाँ आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से ना हो क्या? नीलिमा तैयार होती होती अंदर कमरे में से बोली, अब देख लो, तुम्हारा ही मायके है। वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें इतना लेट कर लाया हूँ? कहीं ये ही ना सोच ले कि मैं तुम्हें मायके नहीं आने देता। बिहान ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो नीलिमा ने अंदर से ही जवाब दिया, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो। फिर न कहना कि तुमने तो मायके में मेरी हंसाई कर दी। और जोर से हंस दी। बिहान भी मुस्कुरा कर रह गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो नीलिमा ने अंदर से बिहान को आवाज लगाई, बिहान, जरा देखना तो कौन आया है। जैसा आप कहे मालकिन, कहता हुआ बिहान उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोई कोरियर वाला खड़ा था। उसने बिहान को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर बिहान के नाम कोरियर है क्या? वो यही रहते हैं? हाँ हाँ मैं हूँ। लाओ लाओ दो भाई, किसने क्या भेजा है ज़रा देखूँ तो। कोरियर वाले ने उसे वो कोरियर पकड़ाया, उसके सिग्नेचर ले लिए और वहाँ से निकल गया। बिहान कोरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम एक नोटिस था, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी अंदर से आते हुए नीलिमा ने कहा, लो हो गई तैयार, बस आप निकलते हैं। वैसे कौन आया था बिहान? पर बिहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उस पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुप देखकर नीलिमा ने फिर पूछा, क्या हुआ बिहान? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर पेपर को पढ़ रहे हो? आप देर नहीं हो रही है क्या? बिहान ने नीलिमा की तरफ देखा और वो पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया। नीलिमा ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और वो बिहान से बोली, ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल चैन नहीं है इसे। खुद की जिंदगी तो सुख चैन से जी ली और आप हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। पूरा मूड अपसेट कर दिया। कह देती हूँ, एक पैसा नहीं देने वाली मैं उस औरत को। बिहान अब भी चुप ही खड़ा था। उसको चुप देखकर नीलिमा भड़कती हुए बोली, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबर तोड़ने की लगी थी। आप मुझसे क्या पूछ रही हो कि करना क्या? बिहान ने भी भड़कते हुए कहा। बिहान के चिल्लाने पर नीलिमा भी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई। दोनों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद बिहान उस नोटिस को लेकर कमरे में गया और नीलिमा से बोला, कोर्ट के चक्कर लगाओ, उससे बेहतर है मामा जी के घर चले चलो। बिहान मैं जब दो टूक बात की तो नीलिमा मन मार कर उठी और बिहान के साथ उसके मामा जी के घर के लिए रवाना हो गई। कार चलाते समय बिहान को याद हो आया अपना बचपन, जो कि काफ़ी गरीबी और तंगहाली की में गुजारा था। पिता की जब मौत हुई थी तो ले देकर उनके पास 2 कमरे का घर था। माँ कमला भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण वो दूसरों के घर खाना बनाने का काम करने लगी। हालांकि उसके नाना जी ने काफ़ी कहा कि बिहान को हम रख लेंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं, पर बिहान के लिए वो तैयार नहीं हुई। बिहान पढ़ने में अच्छा था, इसलिए वो उसमें ही अपना भविष्य देखती थी। उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले मेहनत की। बिहान को आज उस मकाम तक पहुंचाने में उसके ननिहाल का बहुत योगदान रहा। इन सब में नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई और वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया। नौकरी लगने के साथ ही कमला ने अपने बेटे बिहान के लिए नीलिमा को पसंद कर लिया।
और उसे अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले आई। बिहान ने काफ़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया। 2 साल बाद दोनों के एक बेटे के माता पिता भी बन गए। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का दिमाग भी घूमता है। अब नेहा का स्वभाव बदलने लगा था। उससे कमला जी की सेवा नहीं होती थी। बात बात पर उन्हें ताने सुनाना उसकी आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने बिहान को भी अपने ही रंग में रंग लिया। लेकिन हालात तब ज़्यादा बिगड़ गई जब 4 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हुई। इधर कमला जी तो अपने मायके आई हुई थी। उधर नीलिमा ने उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। नीलिमा जानती थी कि कमला जी को सबसे बड़ा संभल अपने मायके वालों का था, पर अब मायके में ही कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि मामा जी तो आप रहे नहीं। तो आप 15 दिन का सारा कार्यक्रम निपटाया तो नीलिमा ने बिहान से कहकर कमला जी को वृद्धाश्रम ही भेज दिया। अब 6 महीने बाद कमला जी की तरफ से नोटिस मामा जी के बेटे राजेश ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर सख्ते में आ चुके थे। मतलब माँ राजेश भैया के पास उनके घर पर है। सोचते सोचते माँ जी का घर भी आ चुका था। वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। राजेश और माँ बाहर सोफे पर भी बैठे हुए हैं। बिहान और नीलिमा को आया हुआ देखकर राजेश मुस्कुराकर बोला, हमें पता था कि तुम लोग ज़रूर आओगे, इसीलिए तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे। राजेश को इग्नोर करते हुए बिहान माँ से बोला, माँ ये सब क्या है? आपने ही बेटे को नोटिस भेज दिया। माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है बिहान? मैंने तो नोटिस ही भेजा है, तुमने तो मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया था। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई के 6 माही थी तो मेरा भतीजा वृद्धाश्रम में उस दिन लोगों को खाना खिलाने गया था जहाँ मैं उसे मिल गई, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही बीतती। तभी नीलिमा बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना आप अपने मायके में। हमारी छाती पर मुंह क्यों दल रही है? आप मेरे मायके में आकर ही रह रही हूँ बहू। वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। कम से कम मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है। लेकिन मुझे भी तो रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्च के लिए पैसे चाहिए। अब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसको पालने पोसने में लगाई है तो उसका हर्जाना दूसरों से क्यों मांगूं? बिहान के कुछ कहने से पहले ही नीलिमा बीच में बोल उठी, किस चीज़ के पैसे दे आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास? और मकान भी हमने बनवाया है। बिहान पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूंगी मैं आपको। बहू तेरा पति तुझे मुबारक हो। मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। भीख नहीं मांग रही हो, हक मांग रही हो। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो कोर्ट जाकर ले लूँगा, पर लूँगा ज़रूर। आखिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सुहाग की है इसके लिए। चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, पर इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। नीलिमा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बात को पलटते हुए बोली, आखिर आप भी दुनिया वालों के भड़काने में आ गई। अरे ये लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपके अपने थे। आप हम लोगों से कोर्ट के चक्कर लगवाओगे? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, आज ये पराए हो गए और तुम अपनी, जबकि तुम भूल गई मुझे घर से भी तुमने ही निकाला था। दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मुझे छोड़ दिया। ये तो भला हो इन लोगों का कि इन लोगों ने मुझे घर में जगह दी। तब तुम्हें याद नहीं आया था कि जो तुम काम कर रही हो वो कोर्ट से चक्कर लगाने के लायक ही है। तभी राजेश बोला, देख बिहान, मुझे नीलिमा से कोई बात नहीं करनी। अब तू बता, बाहर ही सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को बुआ को घर में रहने के लिए छत देना ही पड़ेगी, भरण पोषण के पैसे देने पड़ेंगे, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे। नहीं तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं और तुम पढ़े लिखे हो, कानून तुम भी जानते हो क्या होगा
तुम्हें ही अच्छे से पता है। इससे पहले नीलिमा कुछ कहती, बिहान ने उसे इशारा करके चुप करा दिया और राजेश ने बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्या चाहते हो आप? ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। जब घर में ही रह रही है तो गुजर बसर के लिए अलग से पैसे क्यों? बीच में ही नीलिमा बोल पड़ी। तभी माँ बोली, बहू मैं बाहर रहूँगी ज़रूर, पर अपना खाना पीना खुद ही कर लूँगी, मुझे तेरे टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार पूरा मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल किया गया, जिसके तरह कमला जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दिए गए और भरण पोषण और बाकी खर्चे बिहान को ही उठाना पड़ा।